देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिलने के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। ये सियासत पंजाब सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई एक चिट्ठी के बाद शुरू हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस चिट्ठी पर आपत्ति दर्ज कराते हुए ट्वीट किया है कि पंजाब सरकार राजनीतिक दोष के चलते ऐसा कर रही है। उन्हें किसानों के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट में ये भी लिखा है कि बासमती चावल मध्य प्रदेश में मिलने के प्रमाण काफ़ी पहले से मिल रहे हैं। यहाँ तक कि पंजाब और हरियाणा के एक्सपोर्टर भी मध्य प्रदेश से ही बासमती चावल लेते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सरकार ने मांग की है कि कांग्रेस ये साफ करे कि आखिरकार वो पंजाब सरकार के साथ खड़ी है या फिर मध्य प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है। प्रदेश की सियासत में छिड़ा नया सियासी संग्राम। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद अब राम राज की स्थापना को लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो गया है। बीजेपी का दावा है कि मंदिर निर्माण के साथ ही अब राम राज की स्थापना हो सकेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी देश और प्रदेश में राम राज की व्यवस्था को लागू करेगी। इसके जरिए न सिर्फ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मूल्यों बल्कि देश और प्रदेश के विकास के लिए खाका तैयार किया जाएगा। आत्मनिर्भर योजना के तहत प्रदेश का रोडमैप तैयार हो रहा है, जिसके जरिए प्रदेश की तस्वीर को बदल दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के रामराज की स्थापना पर कांग्रेस ने जवाबी हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बढ़ते अपराध के मामले, बिगड़ती कानून व्यवस्था, गिरती अर्थव्यवस्था जिम्मेदार रही है और ऐसे में अब प्रदेश की सत्ता में कमलनाथ की वापसी के बाद ही रामराज की स्थापना मुमकिन हो सकेगी। मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की सर्विस रिकॉर्ड बुक में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। प्रशासन शाखा ने इस संबंध में सभी पुलिस इकाइयों को पत्र लिखा है और तमाम जानकारी सर्विस बुक से संबंधित मांगी है। कुल मिला के प्रशासन शाखा की तरफ से सभी जो पुलिस इकाई है उनको पत्र लिखा गया है। एडीजी अन्वेक्ष मंगलम ने ये पत्र लिखा है और पत्र में कहा गया है कि अनहोनी घटना में कुछ पुलिस स्टाफ की मृत्यु के बाद ये जानकारी में आया है कि सर्विस रिकॉर्ड का पहला पेज, लेमिनेशन, शादीशुदा कर्मचारियों का सपत्नी फोटो, नॉमिनेशन फॉर्म, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी गृह जिला आदि महत्वपूर्ण जानकारी साधारण ढंग से नहीं है। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि इसी कारण से अधिकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों को आने वाले समय में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक विशेष अभियान चलाकर इस तरीके की जानकारी जुटाई जा रही ताकि सर्विस रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा सके। लगातार ईमेल के जरिए ये जानकारी सभी पुलिस इकाइयों से एडीजी शाखा में पहुंच रही है, प्रशासन शाखा में पहुंच रही है और इस जानकारी को के पीछे ये मकसद है कि जो तमाम त्रुटियां सर्विस रिकॉर्ड बुक में अधिकारी कर्मचारियों की हुई है उनको फिर से दुरुस्त करके ठीक किया जा सके। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार तय हो गया कि इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को सितंबर तक नया कुलपति मिल जाएगा। इसके लिए राजभवन में 200 से ज़्यादा आवेदन पहुंचे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति बनने की दौड़ में रिटायर प्रोफेसर, पूर्व प्राचार्य, अतिरिक्त संचालक समेत सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कई वरिष्ठ शिक्षक शामिल हैं। नए कुलपति के चयन के लिए राजभवन एक सर्च कमेटी का गठन करेगा। कुलपति की दौड़ में डीएवीवी की वर्तमान कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रेणु जैन भी शामिल हैं। 2019 में सीईटी परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी सामने आने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने डीएवीवी के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ को धारा 52 लगाकर हटा दिया था। इसके लगभग एक माह बाद जीवाजी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर रेणु जैन को डीएवीवी का कुलपति बनाया गया था। नए कुलपति के लिए गठित की जाने वाली सर्च कमेटी के सदस्यों के लिए राजभवन ने उच्च शिक्षा विभाग और यूजीसी से नाम बुलवाए हैं। कमेटी के सदस्य तय होने और गठन होने के बाद कुलपति पद के लिए आए आवेदनों की स्क्रूटनी होगी और उसके बाद नए कुलपति का चयन किया जाएगा। कुलपति चयन की प्रक्रिया फरवरी में शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते 4 महीने लेट हो गई और जून में ये प्रोसेस शुरू हुई और अब 1 महीना का समय और लगेगा, तब जाकर विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिलेगा। कोरोना का कहर पूरे प्रदेश पर हावी है। इस बीच पॉलिटिकल नेताओं के संक्रमित होने का सिलसिला भी जारी है।
अब पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक हर्ष यादव की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूर्व मंत्री अपना इलाज चिरायू अस्पताल में कराएंगे। राजधानी में कोरोना ब्लास्ट लगातार जारी है। आज 142 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं मौत के आंकड़े भी शहर में बढ़ते जा रहे हैं। इन बढ़ते आंकड़ों के बीच एक भावनात्मक मामला भी सामने आया है। कोरोना पीड़ित पति ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। मामला इसलिए खास है क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में भर्ती एक महिला ने बुधवार को कोरोना से दम तोड़ दिया। महिला के पति भी कोरोना पॉजिटिव हैं और आईसीयू में एडमिट हैं। पत्नी की मौत के बाद पति ने प्रबंधन से पत्नी के अंतिम संस्कार की गुहार लगाई। की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एसडीएम से विशेष अनुमति ली। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना पीड़ित पति को पीपीई सूट पहनाकर अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी। ऐसा माना जा रहा है कि देश में ये पहला मौका है जब कोरोना पीड़ित मरीज ने अपने परिजन का अंतिम संस्कार किया है। सूबे के प्रसिद्ध अस्पताल जीएमसी के लिए कोरोना एक कड़ी चुनौती बन गया है। जीएमसी प्रबंधन ने एनएचएम से डॉक्टर समेत पैरामेडिकल स्टाफ की मांग की है, जिससे कि गंभीर मरीजों की स्थिति समेत जो मौत हो रही है कोरोना की वजह से, उसकी स्थिति को सुधारा जा सके। अनलॉक 3 के तहत संशोधित आदेश जो है आज से लागू हो चुके हैं और करीब 20 मार्च के बाद आज 6 अगस्त को जिम खुल पाए हैं और गुलजार हो पाए हैं। लंबे समय से मांग चल रही थी, देख सकते हैं चुनिंदा लोग ही आए हैं, लेकिन जो भी आए हैं वो कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिम संचालकों ने भी एक आंदोलन किया था कि जल्द एमएचए कहीं ना कहीं उनकी मांगों पर ध्यान दे और जिम खोले, जो कि आजीविका एक काफ़ी सारे लोगों की जुड़ी हुई है और जो अमूमन शरीर सौष्ठव वाले लोग होते हैं उन्हें भी परेशानियां हो रही थी। तो अब जाके उन जिम प्रेमियों के लिए भी कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर आज निकल कर आई है। जलपुर शहर में अनलॉक 3 के तहत जो संशोधित आदेश है वो आज से लागू कर दिया गया है। तमाम जिम्स और जो योग प्रशिक्षण संस्थान हैं उन्हें खोलने की अनुमति कलेक्टर महोदय द्वारा दे दी गई है। राम जन्मभूमि के शिलान्यास को लेकर देश भर में जश्न मनाया गया, लेकिन खरगोन में राम जन्मभूमि के शिलान्यास का जश्न मनाने पर युवक की पिटाई कर दी गई। पुलिस के द्वारा इस तरह से पिटाई करने का मामला अब गर्मा गया है। इस घटना पर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से कहा कि पुलिस को समझाए। पूरा मामला खरगोन के सराफा बाजार में आतिशबाजी कर जश्न मनाना कुछ लोगों को उस समय महंगा पड़ गया, जब मौके पर पहुंची पुलिस ने पटाखे फोड़ रहे युवकों को पीटना शुरू कर दिया। कुछ युवकों को उठाकर पुलिस थाने ले गई। मामले ने तूल पकड़ा और बीजेपी नेताओं ने फोन लगाने पर पुलिस ने युवकों को थाने से जाने दिया, लेकिन पुलिस का युवकों को जमकर पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। सांसद गजेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताते हुए पुलिस प्रशासन के व्यवहार को क्रूरतापूर्ण बताया है। सीएम शिवराज सहित गृह मंत्री से मामले में कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने खरगोन से सामने आए सराफा बाजार के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज देश के लिए गौरव का दिन है। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, सारा देश खुशियां मना रहा है। ऐसे में खरगोन के सराफा बाजार में उत्सव और खुशियां मनाते युवकों पर पुलिस कार्रवाई अनुचित है। कैलाश विजयवर्गीय ने इसी के साथ एक दूसरा भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टैग करते हुए कहा कि खरगोन पुलिस बंगाल पुलिस की तरह व्यवहार कर रही है, उसे समझा दीजिए। फिलहाल मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी के बाद मामला सुर्खियों में है। पंकज शुक्ला, न्यूज़ 18 बड़वानी। मुरैना जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक दिव्यांग जो मेडिकल वार्ड में एडमिट था उसकी 10 दिन पहले मौत हो जाती है और उसका शव मिलता है मेडिकल वार्ड में ही, जिसमें कि सब सड़ने लगता है और कीड़े पड़ जाते हैं। अस्पताल प्रबंधन का गैर जिम्मेदाराना बयान ये भी है कि जो सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक गुप्ता हैं, उनका साफ कहना है कि इस पूरी घटना की जिम्मेदारी जो ड्यूटी डॉक्टर थे जो उसकी इलाज कर रहे थे उनकी है, उनको इस पूरी बात की भनक तक नहीं है। लेकिन सोचना यह है कि जब अस्पताल प्रबंधन के मुखिया ही इस बात से नदारत हैं कि उनके अस्पताल में क्या हो रहा है, किसकी मौत हो रही है, किसका इलाज हो रहा है, उसकी भनक उनको नहीं है, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है। दरअसल यह दिव्यांग अज्ञात है और इसको बीमारी के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया था और इलाज के दौरान इसकी मौत हो जाती है।
मौत हुए उसके 8 से 10 दिन हो गए, लेकिन अस्पताल के किसी भी कर्मचारी या अस्पताल प्रबंधन को इस बात की भनक तक नहीं लगती। कोरोना संक्रमण है और इस समय अस्पताल के एक एक कोने की सफाई करना बेहद ज़रूरी है। सफाई हो भी रही है और सैनिटाइज भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में कितनी बड़ी लापरवाही है कि सफाई कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ से लेकर डॉक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स और अस्पताल प्रबंधन के किसी भी व्यक्ति को इस बात की भनक नहीं होती कि एक अज्ञात व्यक्ति की मेडिकल वार्ड पर पलंग पर मौत हो जाती है और 10 दिन तक उसका शव उसी पलंग पर पड़ा रहता है। रीवा जिले के त्योंथर तहसील से सिस्टम को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर बीमार महिला को उठाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ा। दरअसल बरहा ग्राम पंचायत में एक महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसे उठाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया, मगर सड़क की समस्या की वजह से एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण परिजनों को महिला को उठाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ा। दरअसल यह तस्वीर बरहा ग्राम पंचायत की है, जहां पर वर्ष 1965 के बाद सड़क का निर्माण नहीं हुआ और ग्रामीणों को हर रोज अपनी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। बरसात के दिनों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं और इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राजधानी रायपुर में आज से 15 दिनों का जो लॉकडाउन है वो खत्म हो रहा है। आज कलेक्टर और चेंबर ऑफ कॉमर्स, कैट और व्यापारी संघों की बैठक हुई है। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि कल से लॉकडाउन खुल जाएगा और व्यापारी संघों को समय सीमा पे हिसाब से जो है दुकानें खोलनी होंगी। इसके अनुसार जो है जो समय सीमा तय की गई है उसके अनुसार सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक सब्जी दुकानें, मीट की दुकानें ये खुले रहेंगी। वहीं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किराना और प्रोविजन की दुकानें खुले रहेंगी। इसके अलावा बाकी सभी दुकानें 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेंगी। वहीं रेस्टोरेंट के लिए सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का समय सीमा तय किया गया है। साथ ही ये हिदायतें दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न केवल दुकानदारों को करना है बल्कि दुकान में आने वाले ग्राहकों के लिए भी अनिवार्य होगा और जो भी ग्राहक मास्क पहनकर नहीं आएंगे उनको मास्क जो है दुकानदार द्वारा देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि इन नियमों का पालन जो दुकानदार नहीं करेंगे उनकी दुकानें 15 दिनों के लिए सील कर दी जाएंगी। तो ये सख्त हिदायतें जिला प्रशासन की ओर से दी गई हैं। उसके बाद दुकानें खोलने की परमिशन तो मिल गई है। अब देखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन होता है और लॉकडाउन जो 15 दिनों का था उसके बाद व्यापारियों ने आज राहत की सांस ली है। छत्तीसगढ़ में बस ऑपरेटर संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन भले ही खुल जाए लेकिन वो बसें नहीं चलाएंगे। बस ऑपरेटर संघ का कहना है कि लगातार जो कोरोना के चलते स्थिति बनी हुई है उसके चलते उनकी भूखमरी की स्थिति हो गई है। उनका कहना है कि बसें वो चलाते हैं लेकिन सवारी नहीं मिलती है और जितनी सवारी मिलती है और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा के बसें चलाना है, ऐसे में पेट्रोल का पैसा भी नहीं निकल पाता। उन्होंने मांग की है कि मार्च जो 1 सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का टैक्स जो है वो सरकार माफ कर दे और इसके साथ ही वैट टैक्स भी 50% तक किया जाए। और इस मामले को लेकर बस ऑपरेटर संघ ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को आज ज्ञापन सौंपा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि जबरदस्ती सरकार करती, आदेश निकालती, उन्हें बस चलाना पड़ा तो उन्होंने चेतावनी दी है कि वो आत्महत्या जैसा कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर गृह मंत्री का कहना है कि चूंकि वो विभागीय मंत्री नहीं है, बस ऑपरेटर संघ ने उन्हें ज्ञापन जरूर दिया है, सरकार का मामला है, ऐसे में वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक इस पूरी मांग को पहुंचाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जो फैसला लेंगे और तमाम लोगों से रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि उनकी कितनी मांगे मानी जाए। तमाम ऐसे परंपरागत पर्व हैं जो आने वाले समय में आने वाले हैं। हालांकि कोरोना के चलते सभी से कहा गया कि यात्राएं कम से कम करें, लेकिन आम आदमी को यदि जरूरत के लिए कहीं जाना पड़े तो बस एकमात्र सहारा होता है, क्योंकि आर्थिक रूप से वो इतने मजबूत नहीं होते हैं। जो लोग वो सिर्फ बसों के जरिए यात्रा कर रहे हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो जरूर प्राइवेट गाड़ियों के जरिए यात्राएं कर रहे हैं।